everyone, a very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel that is PW Commerce Wala Class 11. So yes, your Divya ma'am is back and once again welcome to our amazing channel. आज आपकी दिव्या मैम आपके लिए एक नहीं बल्कि दो टॉपिक लेकर आई हैं जो कि काफ़ी टफ टॉपिक है आपके इंग्लिश लिटरेचर के. सिल्क रोड हो या फिर मदर्स डे हो, दोनों काफ़ी लेंदी एंड टफ टॉपिक्स हैं जो दिव्या मैम आपको आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराने वाली हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोस्त जो हमेशा सोचता रहता है कि निक मिडल्टन कहाँ गए थे, व्हाट इज़ कोरा, कोरा वो क्या करने गए थे, हु वॉज नॉर्बू, तिब्बतन मैस्टिफ्स कौन होते हैं, मदर्स डे से हमें क्या सीखने को मिलता है, देन दिस लेक्चर इज़ फॉर यू. अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द नोट्स, जिससे आपको ऑफकोर्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर. सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिल्क रोड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मदर्स डे. तो आज हमारा सीक्वेंस रहने वाला है क्लास में, फर्स्ट वील कंप्लीट सिल्क रोड, देन वी विल डू मदर्स डे. और इतना ही नहीं, जैसा दिव्या मैम ने वादा किया है, वन शॉट वीडियोस में, वन शॉट के नोट्स में आपको सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिलेंगे. तो सिल्क रोड पढ़ेंगे, उसके बाद मदर्स डे पढ़ेंगे डिटेल में, फिर सिल्क रोड के एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और फिर उसके बाद मदर्स डे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे. सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर फॉर टुडे, दैट इज सिल्क रोड. चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ स्टोरी अबाउट जर्नी. किसकी जर्नी है? ये ऑथर की जर्नी है और ऑथर का नाम क्या है? निक मिडल्टन. निक मिडल्टन की जर्नी क्यों है? बिकॉज ही इज गोइंग फॉर कोरा. कोरा बेसिकली, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में हम लोग बहुत बोलते हैं चार धाम यात्रा, या फिर ये पर्सन जो है ये मक्का मदीना गए हैं. तो बेसिकली जो पिलग्रिमेज होते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु होते हैं, वो पिलग्रिमेज के लिए यानी कि इस तरह की यात्रा के लिए जाते हैं, चाहे वो चार धाम यात्रा हो. तो यहाँ पर तिब्बत में जो है इसे कोरा कहते हैं. कोरा यानी कि एक, जैसे वो परिक्रमा लगाई जाती है ना, रिलीजियस परिक्रमा जो होती है, जैसे अगर हो सकता है आप पहाड़ के आसपास गोल चक्कर लगा रहे हैं, जिसको हम परिक्रमा कहते हैं हिंदी में. तो सिमिलरली बेटा इसको यहाँ पर तिब्बत में कोरा कहा जाता है. दैट इज a religious thing, a religious tradition according to people of Tibet. और ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म रिलीजन में बहुत फेमस है. माउंट कैलाश के चारों तरफ एक चक्कर लगाना, इसको, इस यात्रा को यहाँ पर तिब्बत में कोरा कहा जाता है. और निक मिडल्टन जो कि इसके ऑथर हैं, ही इज़ गोइंग फॉर कोरा. तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कैसी जर्नी रहती है, ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो आई होप दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन. तो निक मिडल्टन क्या करते हैं बेटा, बिफोर ही बिगिंस हिज जर्नी फ्रॉम रावू. रावू क्या है? दैट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस और अ विलेज जो कि तिब्बत में ही पड़ता है, एक छोटी सी जगह का, एक गाँव का नाम है. सो ही बिगिंस हिज जर्नी फ्रॉम देयर. और ऑफ कोर्स ये साथ में किसको लेकर जाते हैं? सेटन को लेकर जाते हैं. सेटन कौन होता है? वहाँ पर तिब्बत में लोकल ड्राइवर कम गाइड, जो कि ड्राइवरी भी कर सकता हो आपको. कोरा जो यात्रा है, रिलीजियस जो यात्रा है, जो परिक्रमा उनको लगानी थी, उसके लिए गाइड भी कर पाए. तो इन्होंने एक तिब्बत का ही जो लोकल पर्सन था उसको एज अ ड्राइवर हायर कर लिया. और जब ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं उससे पहले इन्हें लम्हाओं भी मिलती हैं. लम्हाओं कौन होते हैं बेटा? दैट मीन्स अ लोकल वुमन इन तिब्बत. तो यहाँ पर ये चैप्टर बेटा बिल्कुल भी टफ नहीं है. सिर्फ बच्चों को टफ क्यों लगता है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है क्योंकि राजा बेटा वी ऑफन गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दी वोकेबलरी. तो ये इसका मतलब क्या है, ये तिब्बत की वोकेबलरी यहाँ यूज हुई है. वहाँ की लोकल महिला को जो बहुत हॉस्पिटेबल हो, आपके साथ अच्छे से बर्ताव करे, आपकी मदद करे, समबडी इज वेरी गुड टू यू, उनका नाम रखा गया है लम्हा, उनको बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ऑथर दिख रहे होंगे निक मिडल्टन, जो कि इस चैप्टर के नैरेटर भी हैं. वो सेटन के साथ अपनी जर्नी चालू करते हैं, जो कि उनका लोकल ड्राइवर है. क्लियर है? और ये महिला उनको मिलती हैं हु इज वेरी गुड इन नेचर. और इनफैक्ट जब वो अपनी यात्रा चालू कर रहे होते हैं, निक व्हेन ही वांट्स टू स्टार्ट हिज कोरा, दैट इज अ ट्रेडिशनल क्लॉकवाइज
सर्कम एम्बुलेशन, यानी कि माउंट कैलाश के चारों तरफ पूरी एक परिक्रमा, एक चक्कर लगाने को ये लोग कोरा कहते हैं। इट इज़ वेरी सेक्रेड, बहुत ही पायस, पवित्र चीज़ मानी जाती है, खासकर कौन से रिलीजन में, सबसे ज़्यादा तो बुद्धिज़्म में एंड इवन इन हिंदुइज्म। ये बहुत ही पवित्र, सेक्रेड यानी कि बहुत ही पायस चीज़ मानी जाती है। तो जब ये अपनी कोरा यात्रा जो है, ट्रेडिशनल जो यात्रा है, उसको जब शुरू कर रहे थे, सो बिफोर इज डिपार्चर, जो वो लम्हाओं थी, जो कि वहाँ की लोकल तिब्बतन महिला थी, वो बोलती हैं आप जो जैकेट पहन कर आए हो इससे कुछ नहीं होगा, और उनको च्यूबा देती हैं। च्यूबा इज़ व्हाट, ये बहुत गर्म शीप स्किन से बना हुआ, वुल से बना हुआ एक बहुत गर्म जैकेट होता है, लंबा सा होता है, और इसकी स्लीव्स भी कैसी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, जो वहाँ की पड़ने वाली ठंड, माउंट कैलाश पर्वत पे पड़ने वाली ठंड से वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को बचाता है, वार्मथ देता है, गरमाइश देता है। क्योंकि माउंट कैलाश में बेटा तिब्बत पे जो तिब्बतन जो पहाड़ है, तिब्बतन जो प्लेट्यू है, वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे ठंड रहती है और टेम्परेचर नेगेटिव में भी जा सकता है, स्पेशली रात में। एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो जर्नी चालू करने से पहले ही वो इस तरह की चीज़ उनको दे देती हैं, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अब बेटा सेटन के साथ जो लोकल तिब्बतन ड्राइवर हैं, उनके साथ अपनी जर्नी जो है वो शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। नाउ हाउ विल बी हिज एक्सपीरियंस अक्रॉस दैट तिब्बतन प्लेट्यू। पहाड़ी रास्ता है तो बिल्कुल कोई सीधा सीधा रास्ता तो होने नहीं वाला, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। सो इनका जो ग्रुप था, द ग्रुप ट्रैवल्स इन सेटन्स ओल्ड टोयोटा, टोयोटा कार में ये जा रहे होते हैं। ये होते हैं यानी कि ऑथर होते हैं, सेटन होता है, उनके साथ एक और पर्सन होता है, ये तीनों जा रहे होते हैं। सो दे वर मूविंग थ्रू दी हाई एरिड आईसी लैंडस्केप। तो वो जो लैंडस्केप था, जो रास्ता था, वो काफ़ी पथरीला, बड़ा खतरनाक था, और साथ ही साथ आईसी यानी कि बर्फ इनको अभी जो दिख रही थी वो कुछ दूरी पे दिख रही थी। प्लेट्यू जो वो जगह थी, जो वो लैंड था, जो वो रास्ते थे, दे वर स्पेर्सली पॉपुलेटेड एंड इनहैबिटेड मेनली बाय ड्रोकबाज। यहाँ पर बेटा क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम थी, स्पेर्सली इज लाइक इट वॉज हार्डली पॉपुलेटेड। हार्डली आपको इन जगहों पे पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज दे आर नॉट लाइक रेगुलर सिटीज़ कि भाई आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। सो यू कैन सी इस तरह के रास्ते थे, इस तरह के जानवर वहाँ पे देखने को मिलते थे, जो मोटे मोटे फर और स्किन वाले होते हैं, वही इतनी ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे हार्डली कोई पॉपुलेशन दिखेगी। अगर आपको कोई लोग यहाँ पर मिलेंगे तो वो कौन होंगे, यू विल फाइंड ह्यूमंस बट वेरी लेस इन क्वांटिटी, एंड दे आर नोन एज ड्रोकबास। ड्रोकबास आपको मिलेंगे। ड्रोकबास अगेन एक तिब्बतन वर्ड है बेटा, जो तिब्बत के नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तिब्बत में जो नोमैड्स होते हैं, हम जैसे हिंदी में आई गेस बंजारे बोलते हैं, है ना, कि जैसे कि एक परमानेंट हाउस नहीं है, खाने की तलाश में, काम की तलाश में ये लोग मूव करते रहते हैं। जहाँ इनको खाना या काम मिलता है कुछ दिनों के लिए, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये वहीं पे अपना बसेरा लगा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंट। तो लोकल अपना घर बना लेते हैं, तो ये वहीं पे रहने लगते हैं टेंट लगा के फॉर सम डेज। वो इनका परमानेंट हाउस या परमानेंट होम नहीं होता है। तो तिब्बतन नोमैडिक हर्डर्स यानी कि बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भेड़ बकरी चराने का, एनिमल्स को चराने का काम भी करते हैं, और ये लोग टेंट्स में रहते हैं, और इनकी जो भेड़ बकरियां हैं वहाँ पे ग्रेजिंग करती रहती हैं, चरती रहती हैं। याक्स इस तरह की जानवर होती हैं, जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे। तो बड़े ऐसे बैल की तरह दिखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादा फर और वो सब होते हैं। तो याक्स और गोट्स इस तरह की जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं। और बेटा जो ये नोमैड्स हैं, जिनको ड्रोकबाज भी कहा जाता है, इनके जो घर हैं, जो टेंट ये लगा के रहते हैं, ठंड ऑफ कोर्स बहुत पड़ती है, कोई जानवर आ सकता है, इनका सेफ्टी का खतरा रहता है, तो इनके पास इनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन होते हैं, तिब्बतन मैस्टिव्स होते हैं। और तिब्बतन मैस्टिव कोई छोटी मोटी मजाक चीज़ नहीं है। तिब्बत के बड़े बड़े ब्लैक कलर के ह्यूज साइज के ऐसे 20 जैसे डॉग्स होते हैं, जो इन ड्रोकबाज के घर के बाहर, नोमैड्स के टेंटों के बाहर रहते हैं एंड इनके घर को प्रोटेक्ट करते हैं। सो तिब्बतन मैस्टिव्स आर ह्यूज ब्लैक डॉग्स, huge black dogs that protect nomads tents and उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं तिब्बतन मैस्टिफ्स। huge black dogs that protect the tents of these nomads।
तो जब बेटा ऑथर की गाड़ी वहाँ से जा रही थी, तो इनको लगता है कि ठीक है यार, नोमैड्स के बाहर जो ये खड़े हैं ये क्या ही करेंगे, और वो बड़े तो बहुत थे साइज में, बट स्टिल ऑथर वॉज नॉट श्योर। लेकिन ये थोड़ी भी अगर गाड़ी नोमैड्स के टेंट के पास गई, ऑथर और उनके साथ जो बाकी लोग थे उनकी, तो ये इतनी खतरनाक तरीके से भौंकने लगते हैं। और जब तक कि आप उस रास्ते से दूर ना चले जाओ जहाँ पे इनके मालिकों का ड्रोगोबाज के टेंट लगे हुए हैं, तब तक ये आपकी गाड़ी के पीछे भौंकते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, एंड दे आर सो स्कैरी। अगर आप गाड़ी के बाहर हो तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन विथ यू। तो ड्रोगोबाज जो हैं उनके घरों को प्रोटेक्ट करते हैं तिब्बतन मैस्टिफ्स। मिडिल्टन, निक मिडिल्टन, जो कि बेटा ऑथर का नाम है, वो इस टेरेन को, इस जो रास्ता था जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही रॉकी, पथरीला, रग्ड, खराब सा टेरेन था, ऊबड़ खाबड़ टेरेन था। हवा जो थी वो बहुत पतली थी और ऑक्सीजन बहुत कम था। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऑथर को डिफिकल्टी बहुत फेस करनी पड़ रही थी वाइल ब्रीदिंग। जो प्लेन्स थे, जो प्लेन रास्ता था वो भी कैसा था, डेजर्ट लाइक था, बिल्कुल ऐसे रेती है, सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन पीछे जो लैंडस्केप दिख रहे हैं, वो जो पहाड़ थे वो पूरे कैसे थे, स्नो कवर्ड थे, आइसी लैंडस्केप था। धीरे धीरे ये जा रहे थे उस माउंटेन की तरफ। तो बीच का रास्ता बिल्कुल रेगिस्तान जैसा था, लेकिन पीछे जो पहाड़ दिख रहे थे उसमें अच्छी खासी बर्फ थी, और नीचे रास्ते में भी छोटे छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ स्नो थे। हवा बहुत हार्श थी, बहुत कोल्ड थी, बड़ी खतरनाक सी हवा थी। And they passed through Hor, a dusty grim settlement near Lake Mansarovar। तो बेटा ये जो है, आप कौन सी, इन्होंने एक छोटी जगह थी वहां पे, नेम ऑफ अ प्लेस है ये तिब्बत में, हॉर नाम की जो जगह थी उसको इन्होंने क्रॉस कर लिया। ये बहुत ही धूल से भरी जगह थी, बहुत ज्यादा धूल से भरी थी। और ये जो है किसके नजदीक पड़ती थी, दैट वॉज नियर द लेक मानसरोवर। तो ये मानसरोवर जो लेक है बेटा उसके पास में पड़ती थी ये सिटी या स्मॉल विलेज नोन एज हॉर। कहाँ पे था ये, इट वॉज नियर, ठीक है, इट वॉज नियर दी मानसरोवर लेक। और ये लेक जो है बड़ी फेमस लेक थी वहाँ की। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शैल वी मूव अहेड। तो ये बहुत ही डस्टी, बहुत ही धूल भरी जगह थी, और बेटा ऑथर को ये जगह कुछ खास अच्छी नहीं लगती है। सो ही कॉल्स दिस प्लेस ग्रिम ऑल्सो, दैट इज ही कॉल्स द प्लेस अनप्लेजेंट ऑल्सो। He calls the place unpleasant also. Middleton finds Hor unpleasant and desolate, calling it a miserable place. ठीक है, तो मिडिल्टन क्या बोलते हैं, मिडिल्टन यानी कि जो ऑथर है निक मिडिल्टन, ही फाइंड्स हॉर वेरी ग्रिम, यानी कि अनप्लेजेंट, डेसोलेट, जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, उनको बहुत खाली, अजीब सी, लोनली सी जगह लगती है कि यार बहुत ही वियर्ड जगह है, यहाँ पर कोई वेजिटेशन भी नहीं है, कोई पेड़ पौधे भी नहीं है। सो ही डिड नॉट लाइक द प्लेस एट ऑल, because there was no population, there was no vegetation, and he called the place miserable, कि बहुत ही गंदी बेकार सी जगह है, it's a very bad place, this is what he calls the place। अब वहाँ पर जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनको कौन कौन से जानवर मिलते हैं रास्ते में, he encounters a lot of animals। जब ये सेटन की लोकल तिब्बतन ड्राइवर की जो ओल्ड टोयोटा कार में ये ट्रैवल कर रहे थे, व्हेन दे वर मूविंग थ्रू द हाई, यानी कि बेटा फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप में से किसी ने वैष्णो देवी की यात्रा करी हो, तो अगर जो इंसान है उनको यहाँ पर जाना है टॉप पे जहाँ पर मंदिर बना है, दैट इज भवन, तो आप डायरेक्टली नहीं जाते हैं, रास्ता जो है पूरा ऐसे घुमावदार है, एंड देन यू रीच द टॉप ऑफ दी दैट माउंटेन, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर जब वो जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, और ऑफ कोर्स दैट्स वाई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बढ़ती जा रही थी। सो व्हेन दे वर ट्रैवलिंग दे सी मेनी कयांग। कयांग इज अगेन अ वर्ड यूज्ड फॉर तिब्बतन वाइल्ड एसेस। तो जो ये जानवर होते हैं तिब्बत के, जो वाइल्ड एसेस होते हैं, डंकीज जिनको बोलते हैं, डोंकीज जिनको बोलते हैं, इसके लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कयांग। तो वाइल्ड डोंकीज ऑफ तिब्बत आर नोन एज कयांग, वहाँ की भाषा में अगर हम कहें तो। दीज एनिमल्स आर वेरी फेमस, कि शाय होते हैं लेकिन फास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। शाय कैसे होते हैं, शर्मीले बहुत ज़्यादा। अब आप बोलोगे मैम जानवर कैसे शर्माते हैं, बट इट्स अ वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि
अब एक्सट्रोवर्ट तो मैं नहीं बोल सकती, ठीक है, बट दे आर शाय बट वेरी फास्ट, दैट मीन्स दे आर वेरी गुड इन स्पीड. These animals they often run in large groups across these plains. तो जो ये plains जो रास्ता है, ये जो ऐसे खाली रेगिस्तान जैसा मैदान जैसे रास्ते हैं उस पहाड़ पे माउंट कैलाश पे जाने के लिए, तो बड़ी बड़ी ग्रुप्स में ये जो जानवर हैं यहाँ पे आपको दौड़ते हुए दिखेंगे. और कौन से जानवर बेटा इनको मिले थे? दीज आर जस्ट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, डोंट गेट कंफ्यूज. इनको रेवेंस और बार हेडेड गीस भी मिली हाई ऑल्टीट्यूड्स पे. तो ये अगेन क्या है? एनिमल्स के नेम है, रेवेंस एंड गीस. तो ये भी इनको मिले, कयांग भी मिले इनको. ये सारे जानवर इनको रास्ते में मिले थे व्हेन दे वर गोइंग टू माउंट कैलाश. ठीक है. नाउ देयर वाज अ टफ एसेंट टूवर्ड्स दी पास. देयर वॉज अ टफ एसेंट टूवर्ड्स दी पास. अब जब ये जगह क्रॉस कर रहे थे, जब वो रास्ता क्रॉस कर रहे थे, रास्ता बेटा ऊपर का और भी बहुत खतरनाक था. जर्नी क्या होती जा रही थी? और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी. द जर्नी बिकम्स मोर डिफिकल्ट एज दे क्लाइम टूवर्ड्स दी ड्रोलमा ला पास विच इज़ अ हाई माउंटेन पास ऑन दी कोरा रूट. तो अगर आपको माउंट कैलाश पे जाना है तो आपको ये पास, ड्रोलमा ला पास, अगेन द नेम ऑफ द ट्रैक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, वो है, ये क्रॉस करके जाना पड़ता है. अब बेटा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड यानी कि राजा बेटा जो हाइट थी कंटिन्यूसली वो बढ़ती जा रही थी. अब ऑफकोर्स अब आप पहाड़ पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल राजा बेटा ऑफकोर्स अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, यू विल रीच हेयर, देन यू विल मूव लाइक टिल हेयर. जब आप यहाँ पे पॉज करोगे, अब यहाँ पे जो सांस लेने की कंडीशन थी उससे यहाँ बुरी होगी. जैसे जैसे और ऊपर जाओगे, अगर किसी को एस्थमा है, थोड़ी भी डिफिकल्टी है, या अगर कोई इंसान परफेक्टली फाइन भी है नीचे, उसको भी डिफिकल्टी वहाँ पे हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड यानी कि इंक्रीजिंग हाइट. अब बेटा मिडल्टन, मिडल्टन इज अगेन द नेम ऑफ द ऑथर, सो डोंट गेट कंफ्यूज. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. निक मिडल्टन जो ऑथर हैं, उनकी तबीयत बच्चे धीरे धीरे क्या होने लगती है? ऑथर की तबीयत धीरे धीरे अब खराब होने लगती है. एंड नाउ ही इज नॉट फीलिंग वेल. अब इनको क्या हो गया? नोजिया भी हो गया है. धीरे धीरे इनकी तबीयत जो है आपको और भी ज़्यादा खराब होते हुए दिखेगी. सो बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉशियस? उनको जो नॉशियस फील हो रहा था, व्हाट डज इट मीन? कोई बता सकता है, सोच सकता है? बच्चे नॉशियस का मतलब होता है जब आपका पेट खराब हो गया है, सर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा सिक फील हो रहा है. इनको ये सब फील क्यों हो रहा था ऑथर को? ही वॉज फीलिंग सिक बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड यानी कि इंक्रीजिंग height. Now he was even facing breathlessness, यानी कि जो ऑथर हैं उन्हें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनको हेडेक शुरू हो गया था एंड उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई. ये सब एल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि हाइट के वजह से तबीयत खराब होने के सिम्टम्स थे. सांस ना आना, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, सर बहुत दुखना. तो उनका जो ड्राइवर था वो उनको सजेस्ट करता है कि हम काफ़ी हायर ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर आ चुके हैं, डिसेंड करते हैं, यानी कि हमें कहाँ जाना चाहिए? थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, जहाँ पर क्या होगी? हाइट विल बी लेस. लोअर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट लेस होगी, यू विल फील बेटर. अगर आपके सिम्टम्स वर्सन हो गए, बहुत ज़्यादा बैड यानी कि बद से बदतर हो गए, सो इन दैट केस आपको ये जर्नी बहुत ध्यान से कॉशियसली करनी पड़ी, या फिर हो सकता है आपको जर्नी कैंसिल भी करनी पड़े. उनका ड्राइवर उनको समझाता है अगर आपकी तबीयत ऐसी ही खराब रही सो यू माइट हैव टू कैंसिल योर कोरा. आप कैसे कंटिन्यू करोगे? बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल. तो अब ये लोग कहाँ आ जाते हैं? अराइवल एट डार्चन. जहाँ तक मुझे बेटा पता है डार्चन की जो हाइट है कंपैरेटिवली थोड़ी कम थी, सो दैट यू नो दी ऑथर माइट फील बेटर. सो अब जो इनके सेटन जो लोकल ड्राइवर थे डार्चन पहुंचने के बाद इनको वहां पर छोड़कर कुछ और काम करने निकल जाते हैं. सो फाइनली दे रीच डार्चन. इट वॉज अ स्मॉल टाउन एंड इट वॉज द बेस फॉर कैलाश कोरा. ठीक है, जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे यूजुअली जब टूरिस्ट का सीजन होता था. सो डार्चन इज अगेन अ नेम ऑफ अ स्मॉल टाउन, इट्स अ स्मॉल प्लेस, उस जगह का नाम है. तो कंफ्यूज मत होना. मिडल्टन पूरी उम्मीद करते हैं कि यार मैं ठीक हो जाऊं एंड आई कैन जो स्टार्ट माय कोरा. ठीक है, लेकिन ये जो एल्टीट्यूड जो हाइट का प्रॉब्लम था उससे इनकी तबीयत सिर्फ और सिर्फ खराब हो रही थी. तो एक तिब्बतन डॉक्टर के पास इनका जो ड्राइवर था सेटन इन्हें लेकर जाता है. दैट वाज इन दी डार्चन मेडिकल कॉलेज. वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज था वहीं पर हॉस्पिटल भी था, तो उसमें इनको दिखाया जाता है
और वहाँ का जो तिब्बतन डॉक्टर था उसने कोई यूजुअल कोट नहीं पहन रखा था, जैसे आपको यहाँ पे डॉक्टर्स वाइट कोट पहने हुए दिखते हैं, उन्होंने वहीं के तिब्बत के कपड़े पहने हुए थे। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आल्सो हैव टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो इनका ड्राइवर इनको एक तिब्बतन डॉक्टर के पास लेके पहुंचता है दार्चन मेडिकल कॉलेज में, और तिब्बतन डॉक्टर जो होता है इनको कुछ मेडिसिन देता है, और वो मेडिसिन क्या होती हैं, ट्रेडिशनल पुराने जो यहाँ के वहाँ के चलने वाला हर्बल ट्रीटमेंट था वो इनको देते हैं, ब्राउन से पैकेट में कुछ गोलियां डाल के इन्हें दे दी जाती हैं। दार्चन बेटा जो जगह थी जो यूजुअली फुल रहती थी, ऑथर उम्मीद कर रहे थे भरी हुई होगी, पर भरी हुई नहीं थी, इट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बिकॉज अभी पिलग्रिमेज सीजन, श्रद्धालुओं का, पिलग्रिम क्या होता है, श्रद्धालु, पिलग्रिमेज यानी कि श्रद्धालुओं का, भक्तों का सीजन अभी शुरू नहीं हुआ था कोरा का, सो दैट्स व्हाई इट वॉज कंप्लीटली, इट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। ऑलमोस्ट कैसे था बेटा, वो अभी खाली था, इट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी बिकॉज इट इज द बिगनिंग ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, तो दार्चन शहर अभी भरा हुआ नहीं था। नाउ बेटा इनको जब ये रात में सोने की कोशिश करते थे मेडिसिन मिलने से पहले, तब ऑथर को नींद नहीं आती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। बट नाउ व्हेन हिज सेटन यानी कि लोकल तिब्बतन ड्राइवर जब इनको दार्चन मेडिकल कॉलेज में दिखा कर आता है और जब इनको मेडिसिन्स मिलती हैं, तो जब वो मेडिसिन्स लेकर, मतलब खाना खाने के बाद मेडिसिन लेके सोते हैं, तो दैट वाज द फर्स्ट नाइट व्हेन ही वाज एबल टू स्लीप, काफ़ी उनको बेटर नींद आती है। सेकेंड डे वाज कंपैरेटिवली बेटर, थर्ड डे वाज इवन बेटर देन द प्रीवियस डे। तो ये 5 दिन का अपना इस तरीके से कोर्स कंप्लीट करते हैं मेडिसिन का, तो इनको बेटर फील होता है। पहले बेटा इनको रात में नींद नहीं आती थी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ऑथर निक मिडल्टन को, तो ये बार बार उठ के बैठ जाते थे, बिकॉज 2 हमारी नॉस्ट्रल्स होती है, 1 and 2, वी हैव 2 होल्स, 2 नॉस्ट्रल्स इन आवर नोज। तो जब एक बंद हो गई थी, वॉज ट्राइंग टू ब्रीथ फ्रॉम द अनदर नॉस्ट्रल, तो अब वो बार बार उठ के बैठ जाते थे, क्योंकि जब लेटने के बाद आपको खांसी होती है तो यू फील दैट आई शुड सिट सो दैट आई कैन ब्रीथ प्रॉपरली। तो इस तरह की दिक्कत जो है बेटा इनको बार बार महसूस होती थी। ठीक है, सो नाउ व्हाट ही वांट वाज, तो ये क्या सोचते हैं कि भाई मैं डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, डॉक्टर को दिखाने के बाद प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेने के बाद उनको बेटर फील होता है, और अब समय आ गया था कि भाई अब इन्हें बेटर फील हो रहा है, तो ये अपनी कोरा जिसके लिए आए हैं उस जर्नी को कंटिन्यू करें। अब पिलग्रिमेज एक रिलीजियस ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ जर्नी जो माउंट कैलाश के चारों तरफ चक्कर लगा के कंप्लीट होती। सो ही वॉज देयर एंड नाउ ही मीट्स, नाउ वन डे ही वॉज इन अ कैफे, ही वॉज सिटिंग देयर, और वहाँ पे निक मिडल्टन को कौन मिलते हैं, एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम होता है नॉर्बू। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, who was Norbu and how did they meet? How did he meet the author? So Norbu was a scholar, very intelligent man. He was fat and he was a Tibetan man. वो तिब्बत का लोकल ही व्यक्ति था, लेकिन बेटा वो तिब्बत में रहता नहीं था. He was living in China because he was working at the Academy of सोशल साइंसेज इन बीजिंग. बीजिंग कहाँ पड़ता है, चाइना में पड़ता है. तो ये था तिब्बत का. फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया रहते हो, इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यू आर वर्किंग इन यूएसए, आप हो तो इंडिया से, यू आर वर्किंग देयर. सिमिलरली दिस नॉर्बू गाय वॉज अ वेरी गुड इंटेलिजेंट मैन. ही वॉज फैट ऑल्सो, नॉट फिजिकली फिट. ही वॉज वर्किंग इन अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन बीजिंग. ये बीजिंग में जो है अपना जॉब करते थे, और वहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च पेपर वगैरह लिखा करते थे. इन्होंने बहुत सारी पेपर्स लिखे थे, बहुत रिसर्च करी थी अबाउट दी कोरा दैट वाज डन ऑन माउंट कैलाश, दैट वाज डन देयर. तो इन्होंने तिब्बत के कोरा के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च करी थी. इस वजह से इनका बहुत मन करता था, नॉर्बू का मन करता था कि यार मैंने इसके बारे में पढ़ाई इतनी करी है, रिसर्च करी है, पेपर्स लिखे हैं, बट आई हैव नेवर डन इट माई सेल्फ. हो सकता है कारण ये रहा हो कि वो इतने फिजिकली फिट थे ही नहीं कि वो इस चीज़ को कर पाएँ, बिकॉज ही वॉज वेरी प्लम्प, यानी कि उनका अच्छा खासा वेट था. सो मे बी दैट्स वाई वो कुडंट डू इट. बट नाउ नॉर्बू हैड डिसाइडेड कि मैं जो है कोरा करके ही रहूँगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ author meets Norbu, an intelligent, very good scholar. He was a fat Tibetan man. और इनसे जो है ये मिलते हैं ऑथर. जब ये कैफे में बैठे थे, नॉर्बू भी वहाँ आता है और इनकी बातचीत चालू होती है. तो नॉर्बू क्योंकि कोरा के बारे में इतना लिखता था, पढ़ चुका है, तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट, बट मे बी ही वॉज नेवर फिजिकली फिट इनफ. तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ये जो पिलग्रिमेज है, ये जो कोरा जो यात्रा है, इसको साथ में करेंगे. सो इवन ऑथर गॉट अ कंपनी. सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंडेड. सो ही मेट, ऑथर निक मिडल्टन मेट
Norbu. So Norbu was a local Tibetan man, but he lived in China, Beijing, because he was working in Academy of Social Sciences. और चैप्टर एंड होता है बेटा इस होपफुल उम्मीद के साथ कि हम लोग जो कोरा है वो कंप्लीट कर लेंगे, विच इज़ अ सेक्रेड, एक पायस रास्ता है जो दिखाता है कि वहाँ का तिब्बत का जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा रिच है, स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़रूरी है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत खतरनाक नेचुरल कंडीशन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ह्यूमन रेजिलियंस, आपके अंदर बहुत हिम्मत और पेशेंस होना चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी आप इस तरह की टफ जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ भी 4 धाम यात्रा करी है, जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या बच्चे जो कर चुके हैं, दे मस्ट बी अवेयर कि कितना टफ होती है फिजिकली करना। तो अगर आपके अंदर पूरा वो दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल तैयार हो कि मैं कर सकता हूँ, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है इसको कर पाना। सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंडेड। यहाँ पे बेटा मैंने आपको एक एक वर्ड बताया है विच इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी या फिर आपके तिब्बतन जो वोकैब है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज कोरा, नाउ यू नो दैट। तिब्बतन मैस्टिव्स क्या होते हैं, यू नो दैट। सेटन इज द लोकल ड्राइवर, लमाओ इज द लोकल तिब्बतन वुमन। शीप स्किन कोट बनाते हैं, च्यूबा जिसको ये बोलते हैं, तिब्बतन मैस्टिव नोमैड्स के घरों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनको ड्रोकोबाज कहते हैं तिब्बतन नोमैड्स को। तो ये सारे जो टफ वर्ड थे वो कैब के, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ किसने लिखा है, मदर्स डे रिटन बाय जेबी प्रेस्ली। ये जो एक बहुत ही ह्यूमरस फनी तरीके से उन्होंने हमको एक बहुत ही सीरियस बात को बहुत ही फनी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, जो कि एक बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, जो हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है, हाउ हाउसवाइफ्स एंड मदर्स आर ऑफन अंडर वैल्यूड, कि कैसे अगर कोई महिला घर का काम कर रही है तो उनकी अनफॉर्चुनेटली उतनी वैल्यू नहीं करी जाती है। यहाँ हम अपनी मदर्स को थैंक यू नहीं बोलते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू फॉर अस। सो हम लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्लेवर ट्विस्ट आएगा। 2 महिलाएं हैं और 2 महिलाएं इसमें क्या करने वाली हैं ये हम आज के चैप्टर में समझने वाले हैं। सो ये बेसिकली चैप्टर जो एक प्ले है, एक ड्रामा, एक स्किट किया जा रहा है स्टेज पे, जिससे हम सभी लोगों को, रीडर्स को और ऑडियंस को एक बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करी है। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक, आई वुड क्विकली लाइक टू टेल यू द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर का है मिसेस एनी पियर्सन, जिनको एनी जो है पूरी एनसीईआरटी में एक ही बार कहा गया है, उनको एड्रेस करा जाता है मिसेस पियर्सन के नाम से, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य किरदार है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत ही जेंटल, काइंड, लविंग और सबमिसिव हाउसवाइफ है। सबमिसिव का मतलब होता है जो बिल्कुल भी डोमिनेटिंग ना हो, खुद का बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दें। इनके जो बच्चे हैं वो इन्हें डोमिनेट करते हैं, इनके जो हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन वो इन्हें डोमिनेट करते हैं और ये होने देती हैं। शी इज काइंड ऑफ समबडी हु सरेंडर्स हरसेल्फ, यू नो, कि मैं अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की सेवा करूंगी, उनका ध्यान रखूंगी, उनके खाने का, पीने का, उनका चाय का, दूध का, कॉफ़ी, उनके कपड़े आयन करूंगी, उनकी चीज़ों का ख्याल रखूंगी। तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ वुमन। यू नो, जिस तरह से हमने देखा है हमारी मदर्स ने पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए, यू नो, सब कुछ ना नौछावर कर देती है एक माँ। तो उसी तरह की मम्मा दिखाई है मिसेस पियर्सन। वेरस दूसरी जो लेडी हैं उनका नाम है मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है बेटा वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, करेजियस एंड अ कॉन्फिडेंट वुमेन। और इनके लिए आप कह सकते हो ये इस तरह की महिलाएं कि इनके जीवन में कोई फिल्टर नहीं है। शी डजंट हैव अ फिल्टर व्हेन शी स्पीक्स। तो इनके मन में जो आता है ये बिंदास तरीके से बोलती हैं। एंड शी इज़ वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड है। और इनको जो है टैरो कार्ड रीडिंग, जो कार्ड्स के थ्रू मैजिक होता है या जो एस्ट्रोलॉजी होती है, किसी का फ्यूचर देख के बताना थ्रू दो टैरो कार्ड्स, तो इनको ये सारी चीज़ें भी आती हैं। किसको? मिसेस फिट्जगेराल्ड को। तो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या है? मिसेस फिट्जगेराल्ड इनकी नेबर हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या है? मिसेस पियर्सन की नेबर भी हैं। सो शी इज मिसेस पियर्सन्स नेबर। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। बेटा डोरिस पियर्सन कौन है? डोरिस पियर्सन मिसेस पियर्सन की बेटी हैं, टीनेज एज की हैं। तो टीनेज में इंसान को लगता है कि मैं बड़ी हो रही हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, अपने मम्मी पापा को कुछ भी बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ।
तो कहीं ना कहीं डोरिस का भी वही एटीट्यूड, शी इज़ नॉट अ बैड गर्ल और अ बैड ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो अपनी मम्मा को कुछ भी बोल देती हैं, शी एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग कि सारा हाउस होल्ड जो काम है वो मेरी मदर करेगी एंड आई वोंट हेल्प हर। सिमिलरली वी हैव साइरल पियर्सन। साइरल पियर्सन कौन है बेटा? मिसेस पियर्सन के बेटे हैं, उनके छोटे बेटे का यंग सन का ये नाम है, यंगेस्ट आप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन कौन है? मिसेस पियर्सन के, मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है, लेकिन बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है कि अपनी वाइफ का ध्यान रखें, सपोर्ट करें उनको घर के काम में, हाउस होल्ड चोर्स में उनकी मदद करें। तो ये सेल्फ इंपॉर्टेंट, यानी कि सिर्फ अपने पे ध्यान देता है, इनकंसिडरेट, घर का कोई काम नहीं कराना, कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, इस तरह का इनका व्यवहार है। ही वॉन्ट्स टू हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स इन क्लब्स। तो रात में भी लेट घर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस से आए काम करके फिर क्लब्स में चले गए ऑफिस वाले लोगों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, प्लेइंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम्स ओवर देयर। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या रहती है। ही डजंट हैव टाइम फॉर हिज ओन फैमिली, ही डजंट हैव टाइम फॉर हिज ओन वाइफ, कि मैं बैठूं उनसे बात करूं, हाउ वाज हर डे, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन इन दैट कंप्लीट डे। तो इस तरह का बिल्कुल भी नेचर इनका नहीं है, किसका? जॉर्ज पियर्सन का। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। यहाँ से प्लॉट मेन कहानी शुरू होती है। मिसेस पियर्सन जो है बेटा बहुत बर्डनड है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करती है, इतना काम करती रहती हैं अकेले पूरे दिन उस घर का। शी कुक्स फॉर द एंटायर फैमिली, शी क्लीन्स, आयरन यानी कि बेटा प्रेस करना, पूरी फैमिली को सर्व करती हैं, खाना बनाती हैं विदाउट एनी रेस्ट, येट दे शो नो अप्रिसिएशन। उसके बाद भी बेटा ये लोग कैसे हैं? बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है। इनकी फैमिली जो है इनको फॉर ग्रांटेड लेती है। They are not at all, they are not grateful, they act selfishly expecting her to serve them at all times while they enjoy their own lives। तो सब लोग इनके परिवार में बहुत सेल्फिश हैं और सिर्फ मदर से एक्सपेक्ट करते हैं, मिसेस पियर्सन से, कि वो पूरे टाइम सिर्फ इनके लिए कुछ ना कुछ करती रहें। सो दिस इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दे हैव, और सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो मम्मा है वो पूरे दिन काम करती रहे और हम लोग अपनी लाइफ जो है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते रहें, ये काम करने के लिए हैं तो सही। तो इस तरह का जो है इनका नेचर है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, अ स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव नेबर असर्टिव यानी कि जो बात अपने स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से रख सकती हैं, नेबर है मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन की। नाउ वो उन्हें बोलती हैं कि यार तुम्हारी फैमिली जो तुम्हें कर रही है वो एक्सप्लॉइट कर रही है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, दिस इज नॉट द वे वन शुड बिहेव विद देयर ओन मदर। तो ये जो वो कर रहे हैं ये बिल्कुल खराब तरीका है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती हैं कि मिसेस पियर्सन आपके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन मिसेस पियर्सन बहुत ही नर्वस, थोड़ा डरी हुई किस्म से रहती थी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है आपको अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा, इफ़ यू विल नॉट टेल देम दैट दे आर डूइंग रॉन्ग तो वो कभी सुनेंगे ही नहीं, राइट? So to help her, Mrs. Fitzgerald uses magic to switch their personalities। अब हम देखेंगे कि मिसेस फिट्जगेराल्ड उनकी मदद करने के लिए करती क्या है। सो आई विल टेल यू। मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है मिसेस पियर्सन को आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन जो कि एक नर्वस वुमन है, जिनके अंदर उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं है कि यार मैं ये चीज़ बोल पाऊँ, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है इट्स ओके, अगर आप नहीं बोल सकती हो तो आई विल डू इट फॉर यू। मिसेस पियर्सन बोलती है हाउ इज इट पॉसिबल, वो एक नेबर की बात क्यों सुनेंगे? If you'll go and fight for me, why they are going to listen to you? It doesn't make sense। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती हैं डोंट वरी, आई नो मैजिक एंड विद दैट मैजिक मैंने ये सीखा है दूसरी कंट्री से, ईस्ट से कहीं से सीखा था। एंड व्हाट आई विल डू इज आई वी विल स्वैप आवर बॉडीज, हम लोग क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे अपनी पर्सनालिटीज को। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बन जाएंगी मिसेस पियर्सन, और जो पहले मिसेस पियर्सन थी वो बन जाएंगी मिसेस फिट्जगेराल्ड। इज इट क्लियर? मिसेस फिट्जगेराल्ड दिखने लगेंगी मिसेस पियर्सन दिखने लगेंगी मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो दोनों की बॉडीज में क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। तो अब क्या है, मिसेस पियर्सन जो दिख रही है वो अंदर से क्या है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, अंदर से क्या है, दैट इज मिसेस फिट्जगेराल्ड। फिट्जगेराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन दिख रही है। सिमिलरली मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो अंदर से कौन है, मिसेस पियर्सन। ठीक है? तो अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि अंदर से हैं, लेकिन वो मिसेस पियर्सन की बॉडी का रूप लेके चली जाती है इनकी फैमिली के पास कि मैं आपकी फैमिली को अब सबक सिखा के रहूंगी,
I will teach them a very good lesson that they should change themselves. That is very very important. Okay, clear है? चलिए, अब मैंने क्या करा है, चैप्टर बहुत लेंदी है, आई वॉन्टेड इट टू बी वेरी ईजी फॉर यू. तो ये सबको क्या क्या बोलती हैं, कैसे मिसेस फिट्जगेराल्ड हर एक इंसान को सीधा करती हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. बट मैं बहुत पॉइंटर के रूप में लाई हूँ ताकि आपके लिए लर्न करना समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए. तो बेटा, नाउ व्हेन शी गोज, ये सबसे पहले तो क्या करती हैं जो मिसेस पियर्सन कभी नहीं करती थी. ठीक है, सो नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड, हु इज मिसेस पियर्सन नाउ. ठीक है, समझ में आ रहा है? मिसेस पियर्सन कभी स्मोक नहीं करती थी, कभी ड्रिंक नहीं करती थी, बट मिसेस फिट्जगेराल्ड पूरी फैमिली को एक सबक सिखाना चाहती थी. सो मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि अब मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं, इनकी फैमिली को सबक सिखाने के लिए गई हैं. तो शी इज सिटिंग इन द डाइनिंग हॉल एंड शी इज स्मोकिंग. तभी वहां पर कौन आती है, डोरिस आती है, जो कि उनकी कौन है, उनकी डॉटर है. Who is Mrs. Pearson's daughter? Who is Mrs. Pearson's daughter? वो वहां पर आती हैं. ठीक है, और डोरिस जब अपनी मदर को स्मोक करते हुए देखती हैं तो वो ये सिनेरियो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं. एंड हाउ इज इट इवन पॉसिबल, माई मदर डज नॉट स्मोक, और ये हॉल में ऐसे बैठी हैं दिन के टाइम पे. दैट वॉज द सीन वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर हर. डोरिस आती है, अपनी मदर से पूछती है, इज द टी रेडी, और क्या जो मैंने आपको चाय से भी इंपॉर्टेंट वो पूछती है, जो मैंने आपको वो येलो सिल्क ड्रेस बोली थी आयरन करने के लिए, प्रेस करने के लिए, वो आपने प्रेस कर दी है. इस तरह के क्वेश्चंस किससे पूछती हैं, अपनी मदर से पूछती हैं. हु वाज आस्किंग दीज क्वेश्चंस, डोरिस वाज आस्किंग दीज क्वेश्चंस. सो डोरिस आस्क्स if her mother has ironed her yellow silk dress, has ironed her क्या आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस कर दी है. तो बोलती है, नो आई हैवंट, पर तुम्हें येलो सिल्क ड्रेस चाहिए क्यों, वेयर आर यू गोइंग. तो वो बताती है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, डोरिस बोलती है, मुझे उनके साथ बाहर जाना है, चार्ली स्पैंस के साथ बाहर जाना है, ये उनके फ्रेंड का नाम होता है, बिकॉज वी आर गोइंग आउट, सो फॉर दैट आई नीड द येलो सिल्क ड्रेस. तो उनका बिहेवियर होता है, मिसेस पियर्सन का जो जवाब होते हैं वो देख के डोरिस बहुत हैरान हो जाती है. पहले तो वो चाय के लिए मना कर देती है कि मैंने चाय नहीं बनाई है. तो कंक्लूजन वॉज, डोंट ट्रीट योर मदर लाइक अ सर्वेंट, तुम इतने बड़े हो, अपना काम खुद भी कर सकते हो. आई ऑल्सो डिजर्व माई टाइम टू रिलैक्स लाइक एवरी वन एल्स, एंड वाई आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू डू योर आयनिंग. मैं तुम्हारे कपड़े क्यों प्रेस करूँ, वाई आई हैव टू डू एवरीथिंग, वाई कॉन्ट यू आयन योर ड्रेस ऑन योर ओन. और मिसेस पियर्सन, जो अंदर से मिसेस फिट्जगेराल्ड है, वो यहाँ पर भी नहीं रुकती हैं, बल्कि डोरिस को ये भी बोलती है, तुम ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ, स्पैंस के साथ जो बाहर जा रही हो, कौन इसके साथ बाहर जाता है, जो चार्ली स्पैंस है, इसका तुमने शक्ल देखी है, ही हैज गॉट बक टीथ एंड ही इज हाफ विटेड, लाइक ही इज फुलिश, ही इज डम. अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इफ आई वुड हैव बीन दैट यंग, मैं तो कभी भी ऐसे मूर्ख आदमी के साथ बाहर नहीं जाती. तो जब डोरिस के बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी मदर इस तरह का कमेंट पास करती हैं, डोरिस वॉज नॉट एबल टू टेक दैट, कि मेरी मदर जो है इतना बुरा बुरा बोल रही हैं कि मैं एक बक टीथ आदमी के साथ घूमती हूँ, बक टीथ जिसके थोड़े दांत बाहर होते हैं. सो यू आर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतने स्टूपिड इंसान के साथ कभी नहीं घूमती. ऐसा बोलती है मिसेस पियर्सन अपनी बेटी को. इफ आई वुड हैव बीन यंग, मैं कभी ये मूर्खता नहीं करती. तो क्या बोलती हैं कि जो चार्ली है, चार्ली स्पैंस इज, जो कि डोरिस का बॉयफ्रेंड बताया गया है इस चैप्टर में, बोलती है ही हैज बक टीथ, उनके जो है बक टीथ हैं, एंड ही इज डम, he has got buck teeth and he is dumb. So मैं तो तुम्हारी जगह होती तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं घूमती. He is so stupid. You should not waste your time with such a person. इतना सब बोलती है. मैं तुम्हारी येलो सिल्क ड्रेस मैं आयन क्यों करूँ? Why should I iron your येलो सिल्क ड्रेस? You can do it on your own. तो उसके लिए भी वो मना कर देती हैं. चार्ली स्पैंस के ऊपर भी कॉमेंट करती हैं. ठीक है, और ये भी बोलती है that you need to understand that your mother has got a life of her own. ठीक है, पूरी दिन तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ मैं करती नहीं रहूंगी, मेरे वीकेंड्स के खुद के प्लान है, आई विल गो आउट. तो डोरिस ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है दैट आर यू गोइंग टू गो आउट ऑन वीकेंड. बच्चे पूरे दिन बाहर घूमते थे, हस्बैंड बाहर घूमते थे, क्लब जाते थे फ्रेंड्स के साथ, बट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट मिसेस पियर्सन भी वीकेंड पे बाहर जाने का प्लान बना सकती हैं, सैटरडे एंड संडे को. तो
ये सब देख के डोरिस बहुत हैरान हो जाती है और रोते हुए उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं. एंड देन शी मूव्स बैक टू हर रूम टू मे बी फाइंड हर येलो सिल्क ड्रेस, और मे बी शी वॉज सो सैड दैट शी गोज टू हर रूम. उसके बाद बेटा एंट्री होती है किसकी? साइरल पियर्सन की. साइरल पियर्सन कौन है? मिसेस पियर्सन के बेटे. तो मिसेस पियर्सन का बेटा जो है बढ़िया बाहर से कहीं से आया है और आते ही अपनी मम्मा से क्या बोलता है? इज द टी रेडी? क्या चाय तैयार है? और तभी मिसेस पियर्सन, जो कि अंदर से मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है, मना कर देती है, नो द टी इज नॉट रेडी, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तुम चाय खुद बना सकते हो किचन में जाकर. नाउ साइरल वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनकी मदर ऐसा बोलेंगी दैट टी इज नॉट रेडी, मैं तुम्हारी चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए नहीं आई हूँ. इस तरह का जवाब भी दे देती हैं. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज ड्रिंकिंग ड्यूरिंग डे. अब साइरल भी ये सब बिहेवियर देख के बहुत हैरान हो जाता है that my mother never behaves like that. So he was shocked when he saw his mother drinking or smoking. He was shocked when he saw his mother drinking. क्योंकि जो इंसान कभी नहीं पीता, कभी स्मोक नहीं करता, उनको अचानक से एक दिन आप आओ और ये सब करते हुए देखो. सो द एंटायर फैमिली वॉज वेरी शॉक्ड, स्पेशली बोथ द किड्स जो अभी तक अपनी मदर को देख चुके थे. दे डिडंट नो, दे वर नॉट अवेयर व्हाई देयर मदर वॉज बिहेविंग लाइक दैट. सो कि मेरी ममा क्यों ये सब कर रही हैं, व्हाई शी इज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. देन व्हाट ही डज वॉज ही इंक्वायर्स अबाउट, ही आस्क्स अबाउट टी, कि इज द टी रेडी. तो भी वो उसको सुना देती हैं, चिल्ला देती हैं कि नो, टी इज नॉट रेडी. नो, इट इज नॉट रेडी कौन बोलती है? मिसेस पियर्सन. तो इस तरह का जवाब वो एक्सपेक्ट नहीं करता है और फिर वो अपनी मम्मा से बोलता है कि जो मैंने आपको कपड़े निकालने को बोले थे, हैव यू टेकन दोज क्लोथ्स आउट. तो वो बोलती है नो, मे बी आई फॉरगॉट. पर बोलती है हाउ कैन यू फॉरगेट दैट. सारिल बोलता है आपने तो मुझसे मॉर्निंग में प्रॉमिस किया था दैट यू विल टेक ऑल दीज क्लोथ्स आउट एंड यू टोल्ड मी दैट इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ फिक्सिंग, उसको कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपने निकाले नहीं. यू सेड उसमें जो चेंजेस कराने की ज़रूरत है, उसको जो स्टिच करवाना है, जहाँ से वो फट गया है, आप वो सब करवाओगी. यू डिड नॉट इवन टेक इट आउट. तो उसके बाद मिसेस पियर्सन उसको बहुत चिल्लाती हैं, जो अंदर से मिसेस फिट्जगेराल्ड होती हैं, दैट यू आर अ ग्रोन अप, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. मैं ही तुम लोग का सारा काम क्यों करूँगी. सो दिस इज हाउ शी बिहेव्ड. ठीक है. और तभी साइरल उनसे क्या बोलता है? साइरल उनसे बोलता है कि साइरल सेज दिस टू मिसेस पियर्सन. साइरल सेज टू हिज मदर, what he says, that I am extremely tired, I have worked all day, that I have worked all day and I'm extremely tired. That I have worked all day and I'm extremely tired. और आप मेरे लिए चाय भी नहीं बना के रख सकती हो मम्मी, मैं इतना काम करके आया हूँ. तो बोलती है ओ कम ऑन, यू डोंट टेल मी अबाउट वर्क. मैं इतने इतने 8-8 10-10 घंटे काम करती हूँ विदाउट अ ब्रेक. आई हैव बीन वर्किंग एट होम, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन वीकेंड्स एंड यू गाइज आर टेलिंग मी अबाउट वर्क. Seriously, you guys are telling me about how much work you do. At least you go out, you have friends, you hang out with them. I am just stuck at home. बहुत तेज गुस्से में सब चीज़ें उनको चिल्लाती हैं कि तुम मुझे काम के बारे में बताओगे. एटलीस्ट इन ऑफिस यू हैव अ फिक्स रूल. स्पेशली बेटा यूएस और बाहर की कंट्रीज में होता है कि 40 आवर वीक है. मंडे टू फ्राइडे में अगर वो आपसे इतनी देर काम करवा सकते हैं तो इतने देर ही करा सकते हैं. दे कांट टेल यू टू लाइक ओवर वर्क. और अगर आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसका प्रॉपर 1 आवर का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है. तो उनकी मदर बोलती है यू आर टेलिंग मी अबाउट वर्क एंड हाउ मच वर्क डू यू डू. यू कैन प्रिपेयर योर ओन टी, बट सच अ ग्रोन अप, और तुम मुझे बता रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में. सो कम ऑन, जस्ट shut your mouth about all these things. Stop being selfish and start appreciating your mother's efforts. ठीक है. अगर तुम ऑफिस में भी करोगे तो that will be 40 hours per week and you get salary for that, you get appreciation for that. But whatever I do, I don't get that. अब साइरल सोचता है कि मेरे साथ ही हो रहा है या this is the way she has behaved with my sister Doris also. So Doris आती है and then they both had a conversation that what is wrong with our mother. She's smoking, she's drinking, she's asking for more beer. ठीक है, that too in afternoon. What is wrong with her? और डोरिस और साइल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है that why their mother is behaving in a
in such a strange way. So now they were just waiting for their father to come कि जब वो आएंगे तो क्या इनका बिहेवियर तब भी ऐसा रहेगा या मम्मी का बिहेवियर उस टाइम पर चेंज हो जाएगा. तो साहिल को ना तो उन्होंने चाय बना कर दी और ना ही वो कपड़े निकाल के दिए जो साहिल ने बोले थे मॉर्निंग में निकालने के लिए. सो नाउ कम्स हर हस्बैंड, दैट इज जॉर्ज पियर्सन. तो जॉर्ज पियर्सन कौन है बेटा? मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है. अब मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जब आते हैं तो नाउ ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ हिज वाइफ ड्रिंकिंग. तो जब वो अपनी वाइफ को ड्रिंक करते हुए देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि व्हाट इज तो व्हाई यू आर ड्रिंकिंग इन आफ्टरनून, वो पूछते हैं. तो वो बोलती है बिकॉज आई विश टू, क्योंकि मेरा मन था. फिर बोला या इट डजंट सूट यू, यू यूजुअली डोंट ड्रिंक इन आफ्टरनून, अब यू डोंट ड्रिंक राइट, आप दिन में पी रहे हो. बोलती या इट्स माई विश, लाइक ना माई लाइफ माई चॉइस, मुझे पीने का मन था इस टाइम पे, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. इस तरह के अजीब अजीब एकदम ब्लंट रिप्लाई देती हैं मिसेस पियर्सन, जबकि अंदर से वो होती कौन है? मिसेस फिट्जगेराल्ड. नाउ द होल फैमिली इज शॉक्ड एट व्हाट हैज हैपेंड टू मिसेस पियर्सन, और सडनली वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं. तो जब जॉर्ज पियर्सन पूछते हैं, जॉर्ज पियर्सन बोलते हैं दैट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू हैव टी बिकॉज आई एम गोइंग आउट इन द क्लब. ओके, तो जॉर्ज पियर्सन क्या बोलते हैं? आई डोंट नीड टी, मुझे चाय नहीं चाहिए. आई डोंट नीड टी टुडे. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मिसेस पियर्सन ने तो रोज की तरह बना कर रखी होगी. तो बोलते हैं आई डोंट नीड टी टुडे, रोज तो पीते ही थे. As I am going out in the club, as I am going out to the club with my friends. That I don't need tea today as I'm going out to the club with my friends. तो मिसेस पियर्सन बोलती है या ओके थैंक गॉड, वैसे भी आई डिड नॉट प्रिपेयर टी. ये सुनते ही जॉर्ज पियर्सन हैरान हो जाते हैं. मिसेस पियर्सन के हस्बैंड, तुमने टी नहीं बनाई है, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? तो मिसेस पियर्सन बोलती है यू आर एंग्री फॉर अ थिंग दैट यू डोंट इवन वांट. मैंने चाय नहीं बनाई, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो चाय पीनी ही नहीं थी. अगेन यू आर गोइंग आउट टू द क्लब विद योर फ्रेंड्स. बोलते बट सो व्हाट, तुम्हें तो बनानी ही चाहिए थी ना. बोलती है ओ कम ऑन, जस्ट कट द क्रैप, यू आर एंग्री फॉर द टी दैट यू डोंट इवन वांट टू हैव. तुम उस चाय के लिए गुस्सा हो. अब मिसेस पियर्सन यूजुअली तो बड़ी सबमिसिव, शांत, पेशेंट महिला थी, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर आज थी मिसेस फिट्जगेराल्ड. तो जॉर्ज पियर्सन को भी बहुत खतरनाक जवाब और काउंटर मिलने वाले थे. बोलती है जस्ट गो टू द क्लब, तुम क्लब क्यों नहीं चले जाते हो जहां पर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए वेट करते हैं. जॉर्ज पियर्सन ये देख के सुन के हैरान हो जाते हैं. कम ऑन, आर यू इवन सीरियस? मेरे फ्रेंड्स मेरा वहाँ मजाक उड़ाते हैं? बोलती है येस, दे जस्ट वेट फॉर यू टू कम देयर, ताकि तुम आओ और वो तुम्हें उल्टे सीधे नामों से चिढ़ा सके. बोलते हैं ओ, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं जॉर्ज पियर्सन. इट इज नॉट पॉसिबल, माई फ्रेंड्स दे डोंट कॉल मी विद ऑल दीज नेम्स. तुम क्या बोल रही हो ये सब चीजें? तभी वो बताती हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम पे हंसते हैं तुम्हारी पीठ पीछे. People at the club, they laugh behind your back and they call you names such as Ompy Pompey Pearson. वो क्या बोलते हैं तुमको? अलग अलग नामों से बुलाते हैं. and they call you Ompy Pompey Pearson. Ompy Pompey Pearson बेटा क्यों बुलाते हैं उसका कुछ एग्जैक्ट रीजन तो नहीं दिया हुआ है. पियर्सन तो इनका सरनेम है. एंड बिकॉज यू आर फैट एंड लेजी, इसीलिए वो तुम्हें इस तरह के नामों से चिढ़ाते हैं. वो क्लब में तुम्हारे साथ कुछ इंजॉय करने का वेट नहीं करते हैं. दे जस्ट वांट यू टू कम देयर सो दैट दे विल हैव अ पर्सन जिसको वो इस तरह के उल्टे सीधे नामों से चिढ़ा सकें. सो दे जस्ट वेट फॉर यू सो दैट यू कम टू द क्लब एंड दे कैन लाफ एट यू, दे कैन लाफ बिहाइंड योर बैक. तुम वहाँ आगे पीछे और एंड दे पीपल कैन से सी ओम्पी पॉम्पी पियर्सन हैज अराइव्ड. तो जॉर्ज पियर्सन ये सब सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं. एंड ही वॉज सो अपसेट एंड एंग्री, कैसे मेरी वाइफ ये सब बोल सकती है कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं. एंड देन सडनली डोरिस की एंट्री होती है और डोरिस की आंखें पूरी रो रो के लाल हो गई होती है. शी वॉज वेरी रेड बिकॉज वट एवर हर मदर हैड टोल्ड हर अर्लियर. तो ये सुन के वो बहुत अपसेट होती हैं. सो नाउ मिस जॉर्ज पियर्सन बहुत शॉक होते हैं अपनी बेटी को ऐसे रोता हुआ देख के, और फिर उनसे पूछते हैं इज एवरीथिंग ऑल राइट. तो वो बताती है यू एज ऑफ नाउ तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि मम्मी ने क्या क्या बोला है. मेरे जो बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है चार्ली स्पैंस, उनके लिए बोला है कि बक टीथ है, ही इज हाफ विटेड डम फुलिश लड़का है. इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, मैं कभी उसके बाद बाहर नहीं जाती. जॉर्ज पियर्सन ये सब सुन के बहुत शॉक होते हैं, बहुत गुस्सा आता है. एंड वो पूछते हैं अपनी बेटी से दैट
क्या मुझे लोग क्लब में इन सब नामों से बुलाते हैं, ऑम्पी पॉम्पी पियर्सन? जस्ट बी ऑनेस्ट। अब डोरिस के पास कोई चॉइस नहीं बचता है, ऑनेस्ट रहने के अलावा। वो बोलती है कि मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी डैड, बट येस दे कॉल यू विथ सच नेम्स। अब जॉर्ज पियर्सन के सामने इतना बड़ा खुलासा हो जाता है कि जिनके साथ मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा था, दे डोंट लाइक मी और लव मी एट ऑल, एंड दे जस्ट they just laugh at me and they make fun of me and call me with such names. अब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। एंड नाउ जब इतनी लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वो क्या बोलती हैं, यू शुड स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दीज इवनिंग्स एट क्लब विथ योर फुलिश फ्रेंड्स। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी वैल्यू भी नहीं करते, इससे बेटर है तुम अपनी फैमिली के साथ रुको, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। ग्रैटिट्यूड दिखाओ कि तुम कितना अच्छा फील करते हो, रिस्पेक्ट करो अपनी वाइफ की, दैट यू हैव गॉट अ गुड वाइफ, स्टार्ट डूइंग दैट। ये सब मिसेस पियर्सन की बॉडी दिख रही है, लेकिन अंदर से बोल कौन रही है, मिसेस फिट्जगेराल्ड। लेट योर वाइफ ऑल्सो रिलैक्स, अपनी वाइफ को भी कुछ देर के लिए रेस्ट करने दो। शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ डंपिंग ऑल द वर्क ऑन हर। तुम उसके ऊपर सारा काम उसके मत्थे डाल के चले जाते हो टू पार्टी विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, दे डोंट लाइक यू, दे डोंट वैल्यू यू, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, यू शुड स्पेंड सम गुड टाइम विथ योर फैमिली। तो इस तरीके की चीजें मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल रही होती है। बॉडी किसकी होती है बेटा, मिसेस पियर्सन की। अब हर एक फैमिली मेंबर क्या है, स्टन्ड है, शॉक्ड है, क्योंकि मिसेस पियर्सन कभी भी इस तरीके से बात नहीं करती हैं। एवरी पर्सन इज शॉक्ड। द न्यू असर्टिव बिहेवियर फोर्सेस देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर irresponsibility and lack of respect। अब बेटा इनके अंदर बदलाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। मिसेस पियर्सन जो अंदर से मिसेस फिट्जगेराल्ड, उन्होंने बहुत चीजें सुनाई। अब जो हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि उनकी नेबर हैं, अब वो आती हैं इनके घर पे, लेकिन अंदर से वो मिसेस पियर्सन होती हैं, ठीक है। तो इनका बेटा बोलता है साइरल दैट ओ दैट ओल्ड डम ओल्ड लेडी इज देयर, दैट फुलिश ओल्ड लेडी इज देयर। तभी भी मिसेस पियर्सन अपने बेटे को डांटती हैं कि यू कांट टॉक लाइक दैट अबाउट मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है, तुम उनके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। मिसेस फिट्जगेराल्ड आती हैं, जो कि अंदर से मिसेस पियर्सन होती हैं। जब वो जॉर्ज को गुस्से में देखती हैं, डोरिस को रोते हुए देखती हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और वो सभी फैमिली मेंबर्स को बोलती हैं प्लीज गो आउट। जॉर्ज, डोरिस, साइरल आप बाहर जाइए, आई वांट टू टॉक टू मिसेस पियर्सन। कौन कहती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है आई वांट टू टॉक टू मिसेस पियर्सन। पूरे फैमिली मेंबर्स बाहर चले जाते हैं बिकॉज दे वर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर चॉइस। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो अंदर से मिसेस पियर्सन है, जो नेबर होती हैं, वो बोलती हैं, मिसेस फिट्जगेराल्ड इज टॉकिंग टू मिसेस पियर्सन दैट इनफ इज इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर, बहुत ज्यादा हो रहा है, नाउ वी नीड टू जस्ट स्वैप आवर बॉडीज बैक, आई डोंट वांट दिस मैजिक एनी मोर। मिसेस पियर्सन जो कि अंदर से मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है लेट मी कंटिन्यू इट फॉर सम मोर टाइम, और मैं इनको बहुत बढ़िया सबक सिखाऊंगी। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड जो अंदर से मिसेस पियर्सन है, शी सेज नो नो आई कांट टेक इट एनी मोर, इनफ इज इनफ, इट्स डन, नाउ लेट्स स्वैप आवर बॉडीज, ठीक है। वापस इनकी बॉडीज स्वैप हो जाती हैं, एंड नाउ द होल फैमिली हैज गॉट देयर सबक that you can't talk to your mother like that, you can't be ungrateful। so real Mrs. Pearson और Mrs. Fitzgerald जो हैं वो रिवर्स करके स्विच कर लेती हैं अपनी बॉडीज को, बट नाउ सीइंग द नीड फॉर द चेंज, फैमिली लास्ट में अपोलोजाइज करती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे एंड आपकी हेल्प भी करेंगे। वी विल रिस्पेक्ट एंड हेल्प यू, विल रिस्पेक्ट एंड हेल्प यू ऑल्सो, हम आपकी हाउस होल्ड चोर्स में भी मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू, इस तरह की चीज बोलती हैं, ठीक है। सो इन द एंड दे ऑल डिसाइड टू स्पेंड द इवनिंग टुगेदर। मिसेस पियर्सन बोलती हैं आई वॉन्ट टू प्ले, हु सेज दिस, मिसेस पियर्सन सेज आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम ऑफ रमी। जबकि उनकी फैमिली में कभी कोई उनके साथ बैठ के कोई कार्ड्स नहीं खेलता था, नो बडी एवर स्पेंट सम क्वालिटी टाइम विथ मिसेस पियर्सन, लेकिन उस दिन जब वो बोलती हैं आई वॉन्ट टू प्ले रमी, वॉन्ट टू प्ले रमी, रमी क्या होता है बेटा, कार्ड्स में एक गेम होता है, आई वॉन्ट टू प्ले रमी विथ माई फैमिली। तो पूरी फैमिली उस दिन यस हाँ बोलती है, और साइरल और डोरिस जो भाई बहन है मिसेस पियर्सन के जो बच्चे हैं, उस दिन खाना भी वही बनाते हैं। एंड मिसेस पियर्सन बोलती हैं आई वांट टू सिट विथ माय हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन एंड आई वांट टू टॉक टू हिम, हम लोग बात करना चाहते हैं, वी वांट टू सिट एंड हैव सम क्वालिटी टाइम।
तो बच्चे पहले तो डोरिस सोचती है कि खाना और मैं, बट देन इवन शी सेज येस एंड दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ईच अदर, स्पेशली अपनी मम्मा मिसेस पियर्सन को। और साथ में बैठ के वो लोग डोरिस और साइरल खाना भी बनाते हैं। जॉर्ज पियर्सन और मिसेस पियर्सन साथ में बैठ के बातचीत भी करते हैं। एंड देन एज अ फैमिली दे इवन प्लेड अ कार्ड ऑफ they even played the game rummy. So this is how the chapter ends. Mrs. Fitzgerald जो कि एक बहुत ही strong lady थी, जो अपने लिए आवाज उठा सकती थी, मिसेस पियर्सन के रूप में जाके उनकी पूरी फैमिली को, जॉर्ज, साइरल और डोरिस पियर्सन को एक बहुत ही खतरनाक सबक सिखा कर आती हैं। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर. तो yes my dear students, I hope both the chapters are clear to all my dear students. अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस. सबसे पहला सिल्क रोड का सवाल है कि इस आर्टिकल, इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड रखा क्यों गया है. वाई दिस चैप्टर और दिस हैज बीन टाइटल्ड एज सिल्क रोड. तो इसका नाम सिल्क रोड क्यों है बेटा? बिकॉज जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि जो निक मिडल्टन हैं, जो कि इस चैप्टर के नैरेटर भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं एक ओल्ड रीजन. और वो किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं? एक्सप्लोरिंग द रीजन ऑफ ओल्ड सिल्क रूट विच वॉज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट्स फॉर ट्रेड. तो पहले जब लोगों को व्यापार करना होता था तब लोग ये सिल्क रूट को इस्तेमाल करते थे, खासकर अगर उन्हें चाइनीज सिल्क, स्पाइसेस, टी, प्रोक्लेन, इंडियन टेक्सटाइल, पेपर जिसको हम काली मिर्ची कहते हैं, ब्लैक पेपर इस काली मिर्ची, तो स्टोन्स, इन सभी चीज़ों का अगर व्यापार करना होता था तो पुराने ज़माने में ये सिल्क रोड इस्तेमाल किया जाता था. सिल्वर का हो, वाइन का हो, कारपेट्स का हो, जूल्स का हो, अगर ये व्यापार करना है तो सिल्क रूट यूज़ करा जाता था. तो इस वजह से, क्योंकि निक मिडल्टन भी सेम वही सिल्क रूट को यूज़ कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम सिल्क रूट रखा गया है. तिब्बतन मैस्टिफ जो है बेटा चाइना में भी बड़े पॉपुलर हैं और इस चैप्टर में भी उनका काफ़ी ज़्यादा जिक्र करा गया है. सो तिब्बतन मैस्टिफ्स कौन है और वो क्यों पॉपुलर थे चाइना के इंपीरियल कोर्ट में? मैं आपको बता दूं, तिब्बतन मैस्टिफ बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, ह्यूज ब्लैक डॉग्स, जो कि नोमैड्स के टेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. कहाँ पर? तिब्बत में. लेकिन चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में भी ये बड़े पॉपुलर हुआ करते थे. ये होते क्या हैं? बड़े बड़े बिग हंटिंग डॉग्स होते हैं, बहुत ही फियरलेस होते हैं, किसी से भी डरते नहीं हैं, बड़े बड़े इनके पंजे, बड़े बड़े जॉस, जबड़े होते हैं. और बेटा खासियत ये दैट दे वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड एज अ वॉच डॉग फ्रॉम तिब्बत. ये होते तिब्बत से ही थे, चाइना में भी इन्हें लाके इस्तेमाल किया जाता था रखवाली करने के लिए, गार्ड करने के लिए, कि हमारी चीज़ों को गार्ड करेंगे. एंड देवर ऑल्सो अ ट्रिब्यूट इन एशियन टाइम. पुराने ज़माने पे इसे एज ट्रिब्यूट भी यूज़ किया जाता था. तो ये बेसिकली चाइना में पॉपुलर थे. लेकिन ये होते तिब्बतन मैस्टिफ्स बड़े बड़े डॉग्स हैं जो तिब्बत में पाए जाते हैं, वहाँ के नोमैड्स के टेंट्स की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको चैप्टर में बताया भी है. एंड ये चाइना में भी इस्तेमाल करे जाते थे एज वॉच डॉग, कि भाई कुछ भी गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है तो तिब्बतन मैस्टिफ करेंगे. The author's experience at हॉर was in stark contrast to earlier accounts of the place. तो हॉर में जब ऑथर निक मिडल्टन पहले गए थे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब बाद में गए तो देयर वाज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट. दोनों चीज़ों में काफ़ी बेटा हम देखें तो ज़मीन आसमान का क्या था, फ़र्क था. उन्हें हॉर पहले कैसा लगा था? बहुत ही गंदा, अगली, मिजरेबल जगह जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, सिर्फ डस्ट और रॉक्स थी, और उन्हें वो जगह बहुत बेकार लगी थी. ठीक है, जबकि अगर आप नोटिस करें, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो हॉर जो है वो पड़ता किसके पास था? एक बहुत ही पायस, पवित्र लेक के पास जिसका नाम था मानसरोवर. मानसरोवर विच इज तिब्बत्स मोस्ट रिस्पेक्टेड वाटर. जैसे कि इंडिया में हम गंगा रिवर की बात करते हैं, गैंजेस की बात करते हैं, उस तरीके से मानसरोवर के पास में ये हॉर नाम की जगह पड़ती थी. ठीक है, अब एक बड़े फेमस जैपनीज थे जिनका नाम इकाई गावाकुची था, जो कि एक जैपनीज मंक थे. मंक यानी कि साधु सन्यासी थे. वो इस टाउन में आए थे लगभग 1900 सन में, और वो इतना उनको ये लेक अच्छी लगी, इतनी प्योर लगी कि वो वहाँ पे फूट फूट के रोने लगे. सो ये ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे आसपास अभी भी यही सेम इफेक्ट लोगों को महसूस होता है. स्वीडन से स्वीडिश एक इंसान आए थे, उनका भी इस लेक के पास में आकर बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट होने लगा. तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ है. लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है, जो चैप्टर का मेन कैरेक्टर है निक मिडल्टन, इनकी कार को यहाँ पे क्या देखने को मिले? 2 पंचर्स देखने को मिले. सो व्हेन ही रीच दैट प्लेस, ओनली कैफे, देयर वाज ओनली वन कैफे टू हैव सम टी. और प्लेस जो है बहुत ही गंदी तरीके से पेंटेड थी, बहुत टूटी फूटी विंडोज थी.
वहां पे कोई प्लांट्स और कुछ भी नहीं थे, कोई वेजिटेशन नहीं था। तो दो इतने बड़े बड़े महान लोगों को इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है मानसरोवर लेक के वहां पर, जो कि बहुत ही पायस मानी जाती है तिब्बत में। लेकिन ऑथर का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उन्हें हॉर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो प्लेस। उन्हें लगा कि यहाँ पे बहुत डस्ट है, बहुत गंदगी है, देयर इज नो वेजिटेशन, नो प्लांट्स, नो ट्रीज एट ऑल। अब बेटा हॉर के अलावा एक और जगह थी जिसका नाम था डार्चिन, जहाँ पे ऑथर यानी कि निक मिडल्टन की तबीयत भी खराब हो गई थी। उनका क्या कहना है अबाउट दिस प्लेस? ही वॉज अटरली डिसअपॉइंटेड। उन्हें डार्चिन भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? क्योंकि चेंज ऑफ एल्टीट्यूड, चेंज इन एल्टीट्यूड यानी कि चेंज इन हाइट की वजह से उनकी वहां पर तबीयत काफी खराब हो गई थी। ठीक है, सो ही हैड अ कोल्ड, ही हैड सीवियर कोल्ड एंड ही वॉज अनेबल टू स्लीप एट नाइट। उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीथ करने में। ठीक है, तो इसीलिए डार्चिन भी उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। और वहां पे भी ट्रैश यानी कि कूड़ा कचरा बहुत था। उन्हें डार्चिन और हॉर बिल्कुल भी साफ नहीं लगे। हॉर में प्रॉब्लम ये थी, बहुत रॉक्स थे, डस्ट बहुत ज्यादा थी, वेजिटेशन नहीं था यानी कि प्लांट्स नहीं थे। वेर इस डार्चिन में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी ड्यू टू इंक्रीजिंग हाइट। कोरा जो है बेटा एक तिब्बतन पहाड़ की परिक्रमा लगाना है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। द ऑथर थॉट दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। ऑथर को ऐसा लगा कि जो मैंने अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखा उससे मुझे बहुत मदद मिली है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। द ऑथर थॉट दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वर्कड रियली वेल फॉर हिम बिकॉज एट द लास्ट फाइनली ही मेट समवन नेम्ड नॉर्बू। ठीक है, नॉर्बू कौन था बेटा? एक तिब्बत का रहने वाला ही लड़का था, लेकिन ही वॉज वर्किंग इन बीजिंग इन चाइना। तिब्बत के बाकी किसी भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, बट एज नॉर्बू वॉज वर्किंग इन चाइना इन बीजिंग, उसे इंग्लिश आती थी। तो जब निक मिडल्टन फाइनली नॉर्बू से मिले डार्चन के एक इकलौते कैफे में, उन्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नॉर्बू एक बहुत ही फिजिकली फिट आदमी तो नहीं था, ही वॉज फैट, बट वहां पर किसी को भी इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी जितनी नॉर्बू को आती थी। नॉर्बू जो है इतने सालों से रिसर्च पेपर लिख रहा था अबाउट दी पिलग्रिमेज ऑफ कोरा के बारे में। वो काफ़ी कुछ चीज़ें लिख रहा था अपने रिसर्च पेपर में। ही ऑलवेज वांटेड टू, नॉर्बू भी चाहता था कि वो ये यात्रा, ये कोरा कंप्लीट करे, बट उसको भी कभी मौका नहीं मिला। सो फाइनली जब नॉर्बू और ऑथर मिलते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करते हैं हम ये जर्नी साथ में करेंगे। सो दैट्स वाई यू कैन से कि जो ऑथर की पॉजिटिव स्ट्रैटेजी थी वो लास्ट में उनके लिए वर्क करती है। फाइनली ही मेट समवन who was like him, और you can say who at least understood the same language। बाकी लोग वहाँ की लोकल तिब्बतन लैंग्वेज बोलते थे, ऑथर को वो लैंग्वेज नहीं आती थी जो कि नॉर्बू को आती थी। नॉर्बू था तिब्बत से, बट क्योंकि वो चाइना में वर्क करता था उसे इंग्लिश बोलना आती थी। अब बेटा ऑथर का क्या पर्पस था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश? माउंट कैलाश ही क्या करने जा रहे थे? व्हाट इज द रीजन? ऑथर बेटा वांटेड टू गो टू माउंट कैलाश क्योंकि इनको अपना कोरा कंप्लीट करना था, टू कंप्लीट द कोरा। व्हाट इज कोरा? इट इज एन एसेंशियल डिसिप्लिन इन बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट पीपल इट इज वेरी गुड कि आप जो माउंट कैलाश है उसके आसपास परिक्रमा लगाओ, चक्कर लगाओ, जो कि कोई बहुत आसान नहीं होती है। जैसे चार धाम यात्रा होती है, मक्का मदीना होता है, अलग अलग रिलीजन्स का अलग अलग पिलग्रिमेज होता है। सिमिलरली फॉर बुद्धिस्ट इट इज माउंट कैलाश की परिक्रमा लगाना, माउंट कैलाश पर्वत की। तो बुद्धिस्ट लोगों का ये मानना है अगर आपने ये मेडिटेशन, ये प्रोसेस, ये ध्यान कंप्लीट कर लिया तो ये आपके लिए और आपके जीवन के लिए काफी अच्छा होता है। बेटा ऑथर की क्या फिजिकल कंडीशन हुई थी इन डार्चिन? इट वॉज वेरी वेरी बैड, इट वॉज पथेटिक। सो एज सून एज ही रीच डार्चिन, जो कि काफी हाइट पे था, उनका जो साइनस का प्रॉब्लम है यानी कि जो नोज थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी थी। इतनी ठंड बढ़ गई थी, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट इतना ज़्यादा था कि उन्हें सांस लेने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। पूरी रात ऑथर सो नहीं पाए, ही डिड नॉट स्लीप वेल एंड द नेक्स्ट डे ही वॉज सो अनवेल कि जो उनका सेटन था, जो उनका लोकल ड्राइवर था, उसको वहाँ के लोकल डॉक्टर के पास ले जाके उन्हें दिखाना पड़ा, जिन्होंने उन्हें 5 दिन का मेडिसिन का कोर्स दिया। एंड फर्स्ट डे व्हेन ही टुक द मेडिसिन इट वाज बेटर, ही वाज एबल टू स्लीप पीसफुली एज कंपेयर टू लास्ट डेज। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कोर्स ऑफ 5 days ऑफ मेडिसिन द ऑथर फेल्ट बेटर। लेकिन डार्चिन में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी।
अब आपको बताना होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन द ऑथर्स मीटिंग विथ नॉर्बू। जब वो नॉर्बू से मिले, वो कहाँ मिले, एंड व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस, ऑथर को नॉर्बू से मिलने पर कैसा महसूस हुआ। अब बेटा ये डार्चिन में बहुत लोनली महसूस कर रहे थे बिकॉज ही कुड नॉट कम्युनिकेट विथ एनीवन, और इनका जो सेटन था, जो इनका लोकल ड्राइवर था, वो भी वहाँ की एक पास की जगह लहासा के लिए निकल गया था। ही वॉज ऑल अलोन, इन्हें नहीं पता था कि मैं किससे कैसे बात करूं बिकॉज ही ओनली न्यू वॉज इंग्लिश। और बेटा उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा सीजन का टाइम नहीं था, इट वॉज नॉट दैट टाइम ऑफ द ईयर। तो बाकी जो पिलग्रिम्स हैं, बाकी जो श्रद्धालु हैं, वो भी वहाँ पर नहीं आए हुए थे, जगह बहुत खाली थी। सो ऑथर वॉज सिटिंग इन अ लोकल कैफे इन डार्चिन, और तब उनको नॉर्बू मिला। नॉर्बू वॉज एन academic guy, was an academic from Beijing who worked for the Institute of Ethnic Literature. नॉर्बू जो है वो बिलोंग कहाँ से करता था, नॉर्बू बिलोंग टू तिब्बत, बिलोंग टू तिब्बत यानी कि वो लोकल था, बट उसको इंग्लिश भी आती थी, बट ही वॉज वर्किंग इन चाइना इन बीजिंग, और वो भी डार्चिन आया हुआ था कोरा कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम मेट। सेटन जो है, जो कि ऑथर का, निक मिडल्टन का ड्राइवर था, सेटन यानी कि बेटा जो तिब्बत के लोकल ड्राइवर होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्या उन्होंने ऑथर को सपोर्ट किया जर्नी के दौरान कोरा कंप्लीट करने में? ऑफ कोर्स वी कैन से सेटन ने उनको सपोर्ट किया उनकी जर्नी कंप्लीट करने में। he was an efficient driver, and he even took care of the author when he was unwell, when he got ill after reaching Darchin. He took him to the medical college. He took him to the medical college and even got medicine for him, and also informed him about the places that he can visit during his journey of कोरा। तो कोरा कंप्लीट करते वक्त आप कौन कौन से कैफेज जा सकते हो, दार्जिलिंग में कैसी ठंड रहेगी, सारी चीज़ें उनका ड्राइवर उन्हें समझाता था। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो एक काफ़ी अच्छा इंसान था, काफ़ी अच्छा ड्राइवर था। As a Buddhist, he told me he knew that he did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. किसने किससे कहा था, देखते हैं। सेटन क्या था बेटा, एक बुद्धिस्ट था, बुद्धिज्म में बिलीव करता था, और उस ड्राइवर का या बुद्धिस्ट लोगों का ये मानना था दैट डेथ इज नॉट द एंड। हमें लगता है कि जीवन में जब कोई मर गया तो वही सब चीज़ का अंत हो गया, लेकिन उन्हें समझाया सेटन ने, लोकल ड्राइवर ने ऑथर को ये समझाया जो कोरा करने आए थे, कि हम बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि डेथ इज़ नॉट द एंड। आप कहाँ जाते हो डेथ के बाद? यू रीच हेवन, आप स्वर्ग जाते हो। और वो स्वर्ग कहाँ है? ये माउंट जो कैलाश पर्वत है वहीं पर है। इट इज़ अ होली प्लेस, एंड ही थॉट इट वुड बी बैड इफ द ऑथर डाइड बिकॉज इट माइट अफेक्ट हिज बिजनेस एंड ही वुड नॉट गेट एनी कस्टमर्स इन फ्यूचर। अब लोकल ड्राइवर ने ये भी कहा सेटन ने कि अगर आप मेरी प्रोटेक्शन में मेरे साथ रहते हुए मर गए तो ऑफकोर्स ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा। पीपल विल थिंक दैट आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ यू, इसीलिए मेरे कस्टमर की यहाँ पे आए हुए गेस्ट की डेथ हो गई, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, इट वुड बी बैड फॉर माय बिजनेस, और मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन भी चली जाएगी, दैट पीपल डाई ड्यूरिंग माय गाइडेंस। तो एज अ बुद्धिस्ट उन्होंने ये कहा, एंड ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और अगर आपकी डेथ हो गई तो। ठीक है, सो बच्चा लोग, ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ सिल्क रोड। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। सो अब हम सॉल्व करते हैं मदर्स डे के क्वेश्चन। मदर्स डे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं हैं, हार्डली 5 क्वेश्चंस थे, उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आप अपने हिसाब से कैसे आंसर करना चाहते हो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। इट्स अबाउट गिविंग योर ओन ओपिनियन कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसा फील हो रहा है। सो दिस प्ले रिटन इन 1950s इज अ ह्यूमरस यानी कि फनी प्ले है, सटायर इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि किस तरीके से मिसेस फिट्जगेराल्ड ने पूरी जो फैमिली थी मिसेस पियर्सन की उनको कैसे बदल के रख दिया। सो यहाँ पे क्या क्या इश्यूज थे जो रेस करे गए थे, एंड डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज, और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम्स इट रेजेस आर जेन्युइन? आपको लगता है हंसी मजाक ही था या फिर सच में जेन्युइन मुद्दे उठाए गए हैं मदर्स डे में? तो ऑफकोर्स मुझे लगता है जेन्युइन ही उठाए गए। और आपको लगता है क्या इस प्ले की मदद से
एक्चुअल जो मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। डू यू अग्री? अगर आप अग्री करते हो बेटा तो यस लिखो, नहीं करते हो तो नो लिखो, और जो भी आप लिख रहे हो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा दैट व्हाई डू यू अग्री और डिसअग्री। तो बेटा ये प्ले हम ऑफ कोर्स कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज को रेज करता है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज प्रॉपर अप्रिसिएशन की जो हाउस वाइफ्स हैं उनके ऊपर इतनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इतना काम करती हैं बट कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। एंड इवन मिसेस पियर्सन यूज टू वर्क 8 hours a day, that is 40 hours a week। ठीक है, शी इज वर्किंग एज अ हाउस वाइफ एंड शी इज नॉट इवन पेड अ सिंगल पेनी फॉर इट। तो एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह ही तो काम करती हैं हाउस वाइफ भी। एंड अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे नाइदर हस्बैंड नॉर दी किड्स से थैंक यू टू देयर मदर और टू देयर वाइफ फॉर हर सर्विसेज। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज नो लव, देयर इज नो रेसिप्रोकेसिटी ऑफ लव। कोई लव बदले में भी उनके बच्चे और पति उनको नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग। उन्होंने लेडी ऑफ द हाउस को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। दे ऑल गो आउट, हैव फन, एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स, इवन द हस्बैंड गोज आउट रेगुलरली इन क्लब्स बट डू नॉट टेक केयर ऑफ हिज वाइफ एट ऑल। सो हम बिल्कुल कह सकते हैं उनकी फैमिली बहुत ही थॉटलेस और सेल्फिश फैमिली है। और मदर का लव कैसा है, बहुत ही एक्सेसिव प्यार करती हैं वो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको स्पॉइल भी करती हैं और वही बच्चे और हस्बैंड उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब बेटा क्या ये सीरियस प्रॉब्लम्स को रेज करता है प्ले? यस, द प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय दिस प्ले आर वेरी सीरियस। ठीक है, ऑफ कोर्स तरीका कॉमिक है, फनी है, अनयूजुअल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। वो अपनी मैजिकल स्पेल की हेल्प भी लेती हैं, मिसेस फिट्जगेराल्ड उनकी मदद करती हैं। ठीक है, नाउ मिसेस पियर्सन जो है वो क्या बन चुकी हैं, स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं, सिनिस्टर यानी कि पापी पर्सनालिटी मिसेस फिट्जगेराल्ड की मिसेस पियर्सन के अंदर आ चुकी है। वो उनकी बेटी को, मिसेस पियर्सन की बेटी को, बेटे को और उनके बेटे को उस तरह का ट्रीटमेंट देती हैं जो वो डिजर्व करते हैं। एंड फाइनली दे ऑल अग्री एट द एंड दैट येस वी विल स्टार्ट हेल्पिंग आर मदर। और जो हम बिहेवियर उनके प्रति रख रहे थे वो बिल्कुल गलत था। सो एट द एंड दे ऑल अग्री दैट दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द सपर। सपर इज बेटा डिनर। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम बनाएंगे खाना, दोनों बच्चे, एंड इवन द हस्बैंड वॉज रेडी दैट नाउ आई विल नॉट गो आउट टू द क्लब, मैं यहीं पे अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा, विल हैव फूड एंड वी विल प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सीरियस प्रॉब्लम्स उठाई गई हैं प्ले में। तरीका जो है वो डिफरेंट है, कॉमिक है, फनी है, बट फॉर श्योर वी कैन से दैट द इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड इन दिस प्ले की इस हाउसवाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती है, वो बिल्कुल सीरियस है, बिल्कुल सही बात है। क्या एंड में कोई रेजोल्यूशन, कोई सोल्यूशन मिला? सो आंसर इज येस, फाइनली मिसेस फिट्जगेराल्ड वॉज एबल टू चेंज द फैमिली ऑफ मिसेस पियर्सन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू वर टू राइट दीज इश्यूज टुडे व्हाट आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स, एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट यू वुड थिंक ऑफ एज रेलिवेंट। अगर आप आज इन इश्यूज के बारे में बात करोगे तो आप क्या अपने इंसिडेंट बताओगे, क्या एग्जाम्पल बताओगे जिससे आप इस मुद्दे को रेलिवेंट रख पाओ? अब ये 1950s का प्ले आज आप कैसे लिखोगे ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें वेरियस रिस्पॉन्सेज पॉसिबल हैं। आप ये मत लिखना, आप सिंपल अपना एग्जाम्पल दे देना। आप कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है जहाँ पे फीमेल वर्कर्स के साथ गलत हुआ हो, आपको गलत ट्रीटमेंट मिला हो बिकॉज यू आर अ फीमेल, या फिर आपने अपनी फ्रेंड के साथ होते हुए देखा हो, सो यू कैन शेयर एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। आप अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज ड्रामा गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज? क्या आपको लगता है अगर समाज को कुछ अच्छा मैसेज देना है तो क्या वो ड्रामा या प्ले की मदद से दिया जा सकता है? ऑफ कोर्स मुझे लगता है यस, इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम किसी को बताएंगे तो शायद वो इंसान उतना अच्छे से ना समझे, बट कैरेक्टर्स और स्टोरीज और वेरियस सिचुएशन में रखकर समझाया जाएगा तो कोई भी इंसान उसको बेहतर तरीके से समझेगा।
ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग अ मैसेज, समटाइम्स इट्स बेटर कि हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से बात को समझाएं. social message of these plays it seems to come out of the interactions of the characters. अब हम नॉर्मली किसी इंसान से बोले कि हाउस वाइफ्स को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो कोई भी बच्चा शायद उस बात को इतने अच्छे से ना समझे, लेकिन इस प्ले की मदद से हम सब ने रिलेट किया कि हाँ, कभी ना कहीं हमने अपनी मदर्स को ये फील करते हुए फॉर श्योर देखा है. सो ऑफ कोर्स ड्रामास प्लेज एक बेटर तरीका है टू गिव पीपल अ गुड मैसेज. ठीक है. इसमें बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं मदर्स डे में. ठीक है. इट इज़ ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्स कि आप कैसे चीज़ों को लिखना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो. ऑन दिस नोट वी हैव नॉट जस्ट कंप्लीटेड 1 chapter but 2 chapters, that is Silk Road and the another one is Mother's Day. इनके हमने क्वेश्चंस भी करे हैं. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, और पढ़ेंगे अपनी आगे की नेक्स्ट पोएम. बाय बाय एवरीवन. दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ. जय हिंद. सी यू ऑल.